नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी विषय में एक महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वर्ण विचार उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि भाई इस वर्ण विचार अध्याय को पढ़ने से पहले भाई सबसे पहले आप वही लोग इस वीडियो को देखें जो थोड़ा समय दे सकते हैं, क्योंकि इस विषय को आज हम पूरा डीपली पढ़ेंगे और इस विषय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये सामान्य जो प्रश्न होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग इसमें प्रश्न होंगे, तो सभी जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया थोड़ा समय दें और इसको ध्यान से सुने। निश्चित रूप से आज के बाद वर्ण से संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या पहले 52 थी। अभी हिंदी निर्देशालय ने एक वर्ण को और शामिल किया है। अब वर्णों की संख्या हो गई है 53 यानी 53। वो वर्ण कौन सा है? वो ये वाला वर्ण है, लगभग ये शेप का है, ऐसे करके ऐसे। तो ये जो वर्ण है ये मराठी भाषा और कन्नड़ भाषा में भी प्रयोग में लाया जाता है। इसका उच्चारण अड़ की तरह होता है, जैसे हरियाणवी में बोला जाता है फल को फल, जल को जल, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। अब रही बात, अगर पेपर में ऑप्शन में वर्णों की संख्या 52, 51, 55, 57 ऐसी होती तो फिर आप 52 कीजिए। अगर उसमें ऑप्शन में 53 आती है तो आप उसको 53 करेंगे, क्योंकि अगर अपडेटेड पूछा जाता है तो आपको 53 लिखना पड़ेगा। अब आते हैं कि भाई जो वर्ण हो, वर्णमाला में दो चीजें होती है, स्वर और व्यंजन। देखिए, स्वरों की संख्या जो होती है वो वर्णमाला में 11 होती है और व्यंजन जो हमारे हो गए वो जैसे अलग अलग पार्ट में नीचे दिए गए हैं, आप देख भी सकते हैं। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। स्वरों के बाद जो ध्वनि है वो आयोगवा ध्वनि है, जिसके अंतर्गत अंग और अ ये आते हैं, इनको आयोगवा ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनियां न तो स्वरों में आती है न व्यंजन में आती। कुछ लोग इसको ऐसे कंफ्यूजन के कारण इनको स्वरों में काउंट करते हैं, जो कि गलत है। न ये स्वर में आती है ना ये व्यंजन, इसीलिए अयोग व ध्वनि कहा जाता है। अयोग जिनका किसी के साथ योग नहीं है, इसलिए इनको अयोग व ध्वनि कहते हैं। अब आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन आपके समक्ष हैं। पहले स्पर्श व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन हिंदी के अंदर कितने माने गए हैं? 25 माने गए। स्पर्श व्यंजन हिंदी के अंदर 25 माने गए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी में ये 5-5 हमारे क्या है? व्यंजन है। तो हो गए टोटल 25। अब आते हैं इसके अलावा जो 4 जो व्यंजन है हमारे, य, र, ल और व, ये व्यंजन है। इनको हम बोलते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। अच्छा, स्पर्श व्यंजन जो हमने 25 पढ़े हैं, इनमें क्या होता है भाई? इनमें ये होता है कि इनका जब हम उच्चारण करते हैं बच्चों, तो हमारी जो जिह्वा जो है वो मुख के जो हिस्से हैं, जैसे मुर्दा है, तालु है, इनसे टकराती है और स्पर्श करती है, तब जाके इनका उच्चारण होता है। अब जो यरलव है, इनमें क्या है? इन स्पर्श से अंत्यस्थ व्यंजनों में अंतर क्या बनता है? ये बनता है कि यरलव अंत्यस्थ व्यंजन है, तो इन व्यंजनों में ये होता है न तो ये स्वरों की तरह उच्चारित होती है न व्यंजन की तरह उच्चारित होती है, बल्कि जो जिह्वा है वो बीच में ही रह जाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं। अब इसके बाद 4 जो व्यंजन है वो हमारे 3 स है और एक है, एक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो कंठ से जो क्या हवा निकलती है उसके दौरान जिह्वा द्वारा अवरोध पैदा किया जाता है, तब जाके व्यंजनों का उच्चारण होता है। तो इस दौरान जो हवा जो है रगड़ के साथ ऊष्मा पैदा करती हुई बाहर निकलती है, तब इन तीनों स और है का उच्चारण होता है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन संयुक्त के नाम से स्पष्ट है कि वे व्यंजन जो किसी की पार्टनरशिप या सहयोग से जो है उच्चारित होते हैं या बनते हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्षर। क्षर, तो ये जो अपना ये जो व्यंजन है ये किसके मेल से बना है ये हमें देखना है। ये किससे बना है? क और सौ, इसके मेल से इस व्यंजन का उच्चारण, इसका निर्माण हुआ है। इसके पश्चात दूसरा हमारा जो संयुक्त व्यंजन है वो त्र। त्र है, ये त प्लस र के मेल से बना है। इसके पश्चात हमारा तीसरा जो व्यंजन है जो कि संयुक्त व्यंजन है वो हमारे आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा व्यंजन है? ज्य।
तो अक्सर हम इसकी बोलते हैं उच्चारण तो ग ऐसे करते हैं, जो कि गलत है। इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? ज प्लस य, इसके मेल से बना तो दोनों आवाज जय, जय इसका शुद्ध उच्चारण होगा जय, विज्ञान, विज्ञान नहीं विज्ञान। इसके पश्चात अगला जो चौथा हमारा जो फोर्थ नंबर का संयुक्त व्यंजन है वो है हमारा स्र, जो कि जैसे सिरमांची में आता है। तो ये बना है हमारा स और र के मेल से। इस प्रकार से ये हमारे चार संयुक्त व्यंजन है। अब हमारा आते हैं द्विगुणित या सॉरी द्विगुण व्यंजन। अच्छा, ये जो व्यंजन है द्विगुण व्यंजन, इसको हम करते हैं, जरा देखिए कौन से व्यंजन है। ड और एक ट वर्ग में आता है ड और ढ, ड और ढ, ये तय वर्ग में आते हैं। इनसे अलग है हमारे द्विगुण व्यंजन, जिसमें नीचे नुक्ता बिंदी लगती है, ड और ढ, इसके नीचे नुक्ता बिंदी लगती है, ठीक है। और इन दोनों में एक तो ये फर्क है, दूसरा क्या है कि ये दोनों किसी भी शब्द के प्रारंभ में आ जाते हैं, और लेकिन ये जो नीचे वाले हैं जो कि शब्द के या तो बीच में आएंगे या अंत में आएंगे, प्रारंभ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये हमारे द्विगुण व्यंजन है। अच्छा, इनको अन्य नाम क्या बोला जाता है? इनको उच्छिष्ट यानी फेंका हुआ या ताड़न जात यानी जिनको ताड़ दिया गया वो व्यंजन भी कहते हैं। इन द्विगुण व्यंजन को क्या क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट यानी फेंका हुआ। जब देखना जीभ ऊपर से नीचे ड फेंकी जाती है और ढ फिर फेंकी जाती है, तो इनको फेंका हुआ या ताड़न जात उच्छिष्ट व्यंजन भी बोलते हैं। अब हमने ये मोटे मोटे तौर पे ऊपर इनको जाना। अब देखते हैं कि हमें सभी को पता है वर्ण के भेद स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर हमने थोड़े ऊपर पढ़े और व्यंजन भी थोड़े जाने। अब इनको थोड़ा डीपली जानने की और कोशिश करेंगे, वो किस तरीके से वो देखते हैं आगे कि स्वर जो होते हैं, अब इनको गहराई से जानेंगे कि स्वरों की संख्या, मूल स्वर जो होते हैं वो 4 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 4। अ ई उ री, ये 4 मूल स्वर हैं हमारे। पेपर में ऑप्शन दे दिया जाएगा कि मूल स्वर कौन से हैं, यानी 4 दे दिए और आपको एक पूछा जाएगा कि इनमें से मूल स्वर क्या है, जैसे अ आ ई, तो आपका इसमें तो 2 हो गए, ए और ई, कौन सी? और बड़ी ई जिसका उच्चारण करेंगे ई, वो नहीं होगा। तो मूल स्वर ध्यान रखिए कितने हैं? 4। सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, या फिर मूल स्वर डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मूल स्वर है। इन मूल स्वरों को अन्य नाम रहीस्य स्वर भी कहते हैं, इसके अलावा एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं, या इनको लघु स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर, लघु स्वर और एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब आता है हमारा इसके पश्चात दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो इन मूल स्वरों से ही बने हैं, उनकी संख्या 7 है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 आप गिन सकते हैं इसके अंदर, जैसे आ ई उ ए आ ओ आ, ये मूल स्वरों की सहायता से ही बने हैं और इनकी संख्या 7 है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जो दीर्घ स्वर हैं या द्विमात्रिक स्वर हैं या फिर गुरु स्वर भी इनको बोलते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो आप जवाब देंगे इनकी संख्या 7 होती है। और अगर वो सीधा पूछ ले कि वो कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो तीसरे प्रकार जो आता है स्वरों का, वो तीसरा प्रकार हमारा है, आपके समक्ष है, दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं पलुत स्वर। पलुत स्वर जो है, जो हिंदी की गिनती ऐसे 3 होती है, इस प्रकार का वो होता है, जैसे ओम, इसमें ये आया, तो ये हमारा पलुत स्वर है। इसको अन्य नाम क्या दिया गया है? उछलता हुआ स्वर भी इसको हम कहते हैं, उछलता हुआ स्वर भी इसको कहा जाता है। अब आता है हमारा, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तब हमारी जो ओष्ठ मतलब होठ की स्थिति कैसे कैसे होती है, तो उसके अंतर्गत पहला है आवर्ताकार। आवर्ताकार यानी वर्त क्या होता है? ऐसे सर्कल, और जब दोनों होठ इस स्थिति में आ जाए, सर्कल जैसे सामने से बन जाए, तब तो क्या हो गया? वृत्ताकार स्वर। अगर होठ बिल्कुल ऐसे ऐसे सामने फ्लैट्स जैसे हों, तब होगा अवृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ ऐसे होंगे तो अवृत्ताकार, और सर्कल के जैसे गोल होंगे तो उसको वृत्ताकार स्वर कहा जाता है। अब जरा खुद उच्चारण करके देखना, अवृत्ताकार स्वर में जैसे आपने आ ई ए, हमने बोला होठ बिल्कुल इस स्थिति में थे,
अब हम वृत्ताकार स्वर बोलेंगे, उ ऊ ओ औ औ। डॉक्टर में जैसे आता है औ, वो वाला औ। ये जो होता है इस ध्वनि के, ये ध्वनि किसके बीच होती है, आ और ओ, इसके बीच इसका उच्चारण होता है। तो इसमें आ और ओ के बीच की ध्वनि आती है इसमें। तो ये वृत्ताकार में जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे होठ इस परिस्थिति में यानी वृत्त के जैसे, वृत्त के जैसे बन जाएंगे, जैसे वृत्त होता है सर्कल के जैसे बन जाएंगे। अब इसके पश्चात ये तो हो गया हमारे होठों की स्थिति के अनुसार। अब आता है हमारी जिह्वा की स्थिति के अनुसार। जिह्वा सभी को पता है, जीभ, जीभ की स्थिति के अनुसार अब हमारे जो वर्ण होंगे वो हम जानेंगे। कौन कौन से हैं देखिए जरा। अग्र स्वर, अग्र स्वर होते हैं जब जिन स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो वे जीभ के आगे के हिस्से में, उन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्र भाग का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे कि अग्र स्वर में दोनों ई और ए और आई, ये अग्र स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर वो होते हैं जिनमें जीभ के, ये जीभ है सपोज कर लीजिए अग्र हिस्से में, इसमें ई, बड़ी ई, ए और आई, इनका इस हिस्से का योगदान इनके उच्चारण में होता है। मध्य भाग यहाँ जब ए का उच्चारण करते हैं तो इस हिस्से का विशेष योगदान होता है। पश्चिम भाग जो जीभ का ये वाला हिस्सा है, इसमें ऊ ऊ और उसके बाद ओ आ, इनका उच्चारण, और ये आ, इनका पश्चिम भाग जीभ का योगदान इनके उच्चारण में होता है। देखिए आप अगर इसको ध्यान से सुनने के साथ साथ थोड़ा लिखने की भी कोशिश करेंगे, लिखते जाएंगे तो और भी अच्छे से आपको ये याद हो जाएंगे। अब तीसरा जो प्रकार है स्वरों के उच्चारण का वो है विवर्त स्वर, यानी मुख कितना खुला है, मुख कितना खुला है उस हिसाब से विवर्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुला है, जैसे इतना ज्यादा खुल गया, बहुत ज्यादा मुख खुल गया, तो वो विवर्त स्वर कहे जाते हैं। विवर्त स्वर जैसे कि हमारा क्या है आ, आ बोल के देखिए आ, तो पूरा मुंह खुल गया हमारा, यानी ये हो गया स्वर एक। संवृत स्वर, संवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख थोड़ा कम खुला होता है, मुख कम खुला होता है, यानी ये होठ जो है थोड़े पास पास आ जाते हैं, तब इनका उच्चारण होता है। तो ये हमारे पास स्वर कौन कौन चाहिए, दोनों तो ई और दोनों ऊ, फिर क्या हुए विवर्त और संवर्त। अब आता है अर्ध विवर्त। अर्ध मतलब आधा विवर्त, विवर्त क्या था पूरा मुंह खुला, अर्ध विवर्त मतलब आधा मुंह खुला, यानी पूरे से थोड़ा आधा मुंह खुला यहाँ तक, तब हमारा हो गया अर्ध विवर्त स्वर। जब अर्ध विवर्त स्वर तब वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण के समय हमारा जो मुख है वो पूरा जो मुख खुलता है उसकी बजाय थोड़ा कम खुलता है, तब उनको हम बोलते हैं अर्ध विवर्त स्वर बोलते हैं। जैसे कि अ, आई, औ और आ, ये हमारे क्या है अर्ध विवर्त स्वर है। इसके बाद अर्ध संवर्त स्वर। संवर्त में क्या होता है, बिल्कुल पास पास ही आ जाते हैं, तो यानी जिन स्वरों में संवर्त में कम मुंह खुला होता है, लेकिन इसमें क्या होगा अर्ध संवर्त में, इसमें जो कम खुला था ना उससे थोड़ा ज्यादा खुलेगा। जैसे विवर्त में ज्यादा खुला तो उससे थोड़ा कम हुआ, ऐसे संवर्त में कम खुलता है तो इसमें थोड़ा ज्यादा खुलेगा अर्थ में मुख, और उसमें होंगे अ और औ। तो ये हमारा अर्ध संवर्त होगा। इसके पश्चात हम देखते हैं अक्षर क्या होता है। कई लोग अक्षर और वर्ण को एक मान लेते हैं, नहीं, वर्ण तो एक ही होता है। जैसे ए हो गया ये भी एक वर्ण है, ई हो गया ये भी एक वर्ण है, क हो गया ये भी एक वर्ण है, लेकिन अक्षर इससे अलग होता है। अक्षर इससे अलग कैसे होता है, जैसे कि अक्षर वो होते हैं, वह छोटी इकाई है जिसका उच्चारण वायु के एक झटके में होता है। अब इस अक्षर में जरूरी नहीं, ध्यान दीजिए, अक्षर में जरूरी नहीं कि उसमें एक ही वर्ण है, नहीं, कोई दो वर्ण भी आ सकते हैं, लेकिन जब हम उनका उच्चारण करेंगे तो एक झटके में करेंगे। ये नहीं कि किसी एक वर्ण पे ज्यादा जोर दे दिया, किसी एक वर्ण पे कम जोर दे दिया, ऐसा नहीं होगा, एक झटके में हम उसका उच्चारण करेंगे तो हम उनको अक्षर बोलेंगे। तो इस प्रकार से अक्षर और वर्ण के मध्य अंतर समझिए आप। जैसे आ, जी, ये है, तो आप कहोगे ये भी एक है क्या, नहीं। अब अगला शब्द देखिए क्या, तो ये क्या एक अक्षर है, जैसे एक बार में हमने बोला क्या, न तो कै पे ज्यादा जोर दिया न या पे जोर दिया, एक झटके में हमने श्वास में बोल दिया क्या, तो इसलिए ये अक्षर हुआ। क्या क्या है, अक्षर। इसलिए आप वर्ण और अक्षर के मध्य अंतर को समझिए। इसके पश्चात क्या होता है आगे हम देखते हैं। अब जैसे हमने स्वरों को डिस्कस किया,
थोड़ा सा गहराई से अब व्यंजन पे भी डिस्कस करते हैं कि जो हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, जो कि क वर्ग है, इसके बाद में कौन सा था, च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग, ये हमारे क्या थे, स्पर्श व्यंजन थे, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इनको अलग नाम से सफोटक ध्वनि भी कहा जाता है। पेपर में ये भी कुछ पूछा जा सकता है कि सफोटक ध्वनि क्या है, तो कहोगे भाई ये क्या नया आ गया, स्पर्श व्यंजन को ही हम सफोटक ध्वनि कहते हैं। इसके पश्चात अंतस्थ व्यंजन जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, उनको ईषत विवर्त भी कहा जाता है। ये ध्यान दीजिए, पेपर में ये भी आ सकता है कि ईषत विवर्त ध्वनि कौन सी है, तो अंत्यस्थ व्यंजन वो व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, ना तो स्वरों की तरह ना व्यंजन के उनके बीच होता है, उनको बोलते हैं अंत्यस्थ व्यंजन, वो होते हैं हमारे अंत्यस्थ व्यंजन, जैसा कि हम उनको ऊपर पढ़ चुके हैं, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, इनको ईषत विवर्त भी कहा जाता है। तो इस शब्द को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आजकल जो हिंदी का व्याकरण आएगा वो इतना नॉर्मल नहीं देंगे किसी भी परीक्षा में, चाहे वो रेलवे हो, एस्टेट हो, सी टेट हो, पी टेट हो, या कोई भी एग्जाम हो, थोड़ा सा घुमा के देंगे ताकि थोड़ा सा अतिरिक्त प्रयास करने वाले स्टूडेंट को ही बेनिफिट हो। इसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे तीनों स और है ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं, इनको ईषत स्पष्ट भी कहा जाता है। अब द्विगुण व्यंजन अभी हम पढ़े थे, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हमारे ड के नीचे नुक्ता बिंदी और ढ के नीचे नुक्ता बिंदी, वो हमारे द्विगुण व्यंजन है, ये शब्द के मध्य या अंत में लगते हैं, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। संयुक्त व्यंजन त्र, ये अक्षर, त्र, य और श्रय, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, संयुक्त व्यंजन हमारे ये थे। अब अर्धस्वर हमारे कौन कौन से हैं, य र ल, सॉरी य व है, और जिनको हम अंत्यस्थ व्यंजन भी कहते थे, य र ल व में, उन्हीं में से अर्ध स्वर ये हमारे हैं, य और व। ये क्या है तो व्यंजन, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो स्वरों की तरह, ये है तो व्यंजन लेकिन इनका जो व्यवहार है य और व का, वो स्वरों की तरह इनका व्यवहार है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए थे अंत्यस्थ व्यंजन, उसमें यह व तो हो गए, अब तीसरा क्या है, यह र ल व, वो चार होते हैं, उनमें तीसरा आता है र, इसको लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम परकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि जब इस र का उच्चारण हम करते हैं, इसको लुंठित व्यंजन या परकंपित क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ के आगे की तरफ जो है कंपन पैदा करती है, जीभ जिसमें जीभ जो होती है आगे के हिस्से की तरफ जीभ का वो कंपन पैदा करता है, इसलिए इसको हर र को हम प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब उच्छिप्त व्यंजन अभी मैंने बताया था आपको, वो ड ढ ये है व्यंजन है, और इनको क्या बताया था दूसरा नाम, ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद एक और व्यंजन है हमारा, वो अभी हमने पढ़ा था ल, ल व्यंजन हमने पढ़ा था। ल व्यंजन को अन्य नाम क्या दिया जाता है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन होता है जब, आपको पता है जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जो श्वास निकलती है उसके बीच में जीभ रुकावट पैदा करती है, तभी उन व्यंजनों का उच्चारण होता है। तो जब हम पार्श्विक व्यंजन का उच्चारण करते हैं तब क्या होता है कि सामने जीभ खड़ी हो जाती है, तो हवा को निकलने की जगह नहीं मिलती, ऐसे में हवा जीभ के साइड से निकल जाती है, पार्श्व, साइड को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व, पार्श्विक व्यंजन इसलिए इनको कहा जाता है। द्वित्व व्यंजन, अब एक बार अब परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि द्वित्व व्यंजन क्या होता है। द्वित्व व्यंजन, जब कोई व्यंजन अपने समरूप से मिलता है, यानी अपने जैसे से मिलता है, एक से दो बन जाते हैं द्वित्व, वो हम उसको द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। जैसे पक्का में देखो दो प एक जैसे हैं और वो मिल रहे हैं, कट्टर में देखो दो ट मिले हुए हैं, तो इसलिए इनको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। बलाघात क्या होता है, ये भी हिंदी में पूछा जाता है, जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो एक जैसा हम उस पर स्ट्रेस दबाव नहीं देते हैं हर वर्ण पे, फिर एक वर्ण विशेष होता है ना, उस पर हम दबाव देते हैं। जैसे राम का उच्चारण में हम ज्यादा जोर किस पे देते हैं, स्ट्रेस, राम, मैं को तो हमने हल्के से बोल दिया लेकिन रा पे जोर दिया, तो यही जो जोर किसी वर्ण विशेष पे दिया जाता है उसी को हम बलाघात कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये तो हमने इनके बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में जो है हमने जाना। अब आते हैं, जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजनों का कहाँ कहाँ पे स्थान है वो देखेंगे, वो हम देखेंगे कि इनका कहाँ कहाँ पे स्थान है। थोड़ा जूम कर लेते हैं
कि ये देखिए आप कहाँ कहाँ स्थान है। ये देखिए सबसे पहले क्या आता है, कंठ। कंठ में सबसे पहले स्वर माला में क्या आता है, ए और आ। तो कंठ में ए और आ। और स्पर्श व्यंजन सबसे पहले लाइन क्या आती है, कै वर्ग की, तो उसमें कै वर्ग हो गया, यानी ए और आ ये भी अपने स्थान पे पहले आते हैं और कंठ में भी ये सॉरी स्पर्श व्यंजन में कै वर्ग पहले आता है, तो ये आ गए। तो कंठ पहला याद कर लीजिए, उसमें ये दोनों आ गए। इसके पश्चात ह जो होता है वो भी कंठ में आ गया, ठीक है। और अह जो आयोग वादवनी है वो भी इसके अंतर्गत आ गए। ये हमारे हो गए कंठ। इसके बाद तालु आता है। तालु में आप देखो ए आ के बाद क्या आता है, ए आ के बाद क्या आता है हमारा, कंठ के बाद इसको छोड़ दीजिए एक बार के लिए, पहले इसको, फिर सीधा तालु पे चलते हैं। कंठ के बाद तालु आता है, उसमें ए आ के बाद ई आता है, फिर कै के बाद कौन सा आता है, च वर्ग, तो वो तालु में चला गया। उसके बाद य और स ये अंत्यस्थ व्यंजन थे, सॉरी यह तो अंत्यस्थ व्यंजन है और ये स ऊष्म व्यंजन है। तेरे ऊष्म व्यंजन में ये पहला और इसमें ये भी पहला है, इसमें अंत्यस्थ व्यंजन में, तो यानी ये इसके अंदर तालु के अंतर्गत आ चुके हैं। इसके बाद आता है हमारा मूर्धा, मूर्धन्य या मूर्धा। इसमें हमारा स्वर में तो री आएगा और इनके बाद तीसरा क्या आता है, लाइन, तय वाली लाइन आती है, वो हमारा तीसरे नंबर की मूर्धा में चला गया और ये वाला स भी मूर्धा में चल गया। बड़ा आसान है। दूसरे नंबर पे जो पहले नंबर का स तालु में आ गया, कंठ में कोई स नहीं आएगा, ये याद रखना। तालु में क्या आ गया हमारा, पहले वाला से, दूसरा से मूर्धन्य में चला गया। तीसरा इसके बाद कंठ, तालु, मूर्धन्य, फिर इसके बाद हमारा आता है तय वर्ग, दंत का आता है, तो ये दंत में देख लीजिए, दंते, दंते में तय वर्ग आ गया हमारा और तीसरा से आ गया। फिर इसके बाद क्या आता है ओष्ठ, ओष्ठ के अंदर हमारा, ओष्ठ में देख लीजिए हमारा ये है ओष्ठ, तो ये ओष्ठ है, इसमें हमारा यहाँ ई आ गया था, वहां री आ गया मूर्धन्य में, ओष्ठ में हमारा ई के बाद वाला ऊ और ऊ आ गया। और इसके अलावा हमारा तय के बाद अगली लाइन आती है पै की, वो ओष्ठ में चला गया, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में क्या आ गया हमारा, ओष्ठ के बाद सॉरी दंत हमने छोड़ दिया था, दंत देखिए, दंत में तय वर्ग और तीसरा स आ गया, ओष्ठ में हमारा पै वर्ग आ गया। ओष्ठ के अंदर कौन कौन सा आता है हमारा, पै वर्ग लास्ट का और ऊ जो बच गए थे वो आ गए। ये तो हो गए थे मुख्य। अब दोनों पार्ट को मिलाते हैं, कंठ और तालु। ऐसे स्वर जो कंठ में भी आए और तालु दोनों को स्पर्श करें उनको बोलते हैं हम, जिनका उच्चारण जब हम करेंगे उन स्वरों का, तब जिह्वा कंठ को भी और तालु दोनों का सहयोग लेगी, तब जाके इनका उच्चारण होगा। तो कंठ तालु में हमारा कौन कौन से स्वर आ गए, ए और आई, ये वाले स्वर आ गए, ए और आई वाले स्वर हमारे आ गए। क्यों आ गए, क्योंकि ये भी हम बताएंगे क्यों आ गए, क्योंकि कंठ के अंदर क्या आता है ए, ठीक है, तो कंठ का हिस्सा हो गया। और तालु में क्या आता है ई, तो ये ई हो गया। एक मिनट में इनको जरा साफ कर देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ये देखिए कंठ में, कंठ तालु में कंठ का ए आ गया तो कंठ का काम हो गया, प्लस तालु, तालु का सॉरी ये तालु का ई आ गया। इन दोनों के मेल से क्या बनता है ए, तो वो किसमें चले गया, कंठ और तालु दोनों का हुआ तो कंठ तालु हो गया। कंठ में क्या आया ए और तालु का आया ई, तो क्या बना ए, तो ये ए डी लीजिए, आपका कंठ तालु हो गया। इसके बाद आई, आई किससे बनता है, ए प्लस ए से बनता है आपका आय, आय में तो ए कंठ का हो गया और ए कंठ तालु का हो गया, तो यानी ये कंठ तालु में ही आ गया। इसी प्रकार से आपका आता है कंठोष्ठ, यानी जो कंठ का भी रोल हो जिसमें, और ओष्ठ मतलब होठ, हमारा जो होठ होता है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यानी हमारा अब हम देखेंगे ओष्ठ में कौन कौन से स्वर आए थे। ओष्ठ में ऊ और ऊ दोनों स्वर ओष्ठ के अंदर आए थे। ऊ ये देखो ओष्ठ में, ये ओष्ठ में, और कंठ में ए आया था, तब जाके देखो कंठ और ओष्ठ, तब बना कंठोष्ठ। इसका मतलब कंठ का भी रोल होगा और ओष्ठ का भी रोल होगा। तो कंठ का ले लिया हमने अ, और ओष्ठ का ले लिया प्लस ऊ, इसके योग से बन गया ओ, ये लीजिए, ये आपका बन गया कंठोष्ठ। और आओ इसके ओ से ही फिर आगे बन गया आओ, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कंठोष्ठ, यानी कंठ का भी और ओष्ठ के दोनों के मेल से बना, और ये वाला भी इसके साथ में बन जाएगा कंठोष्ठ। ऐसे दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ जो दांत और
होठों का, दोनों का इसमें योगदान होता है। दंत में हमारे कौन कौन से थे? सिर्फ दंत में तैवर्ग था और स था। और फिर ओष्ठ में हमारा कौन कौन से थे? सिर्फ ओष्ठ में ये थे उ और ओ। तो इन दोनों के मेल से ये जो बनता है, अब जरा उच्चारण करो, व व व। जब हमारे जो नीचे वाले दांत ऊपर वाले होठों को स्पर्श करते हैं तो हमारा हो गया दंतोष्ठ, जहां दांत और ओष्ठ दोनों का स्पर्श होता है। जरा करके देखिए व, तो हम देखेंगे नीचे के दांत ऊपर वाले होठ को टच कर रहे हैं। अब आता है हमारा दंत मूल, जो दांतों की जड़ में जहां जीभ जाके टकराए, जीभ की टिप जाके टकराए, तब ये वर्त से या दंत मूल का उच्चारण होता है। जैसे करिए उच्चारण, र र र। तो हमारी जीभ की टिप ऊपर वाले दांत है उनकी जड़ में जाके टकराती है, ऐसे ल ल ल। तो ल के उच्चारण में हमारी जो जीभ है उसकी टिप है ऊपर वाले दांतों की जड़ में टकराती है, इसलिए दंतमूल यानी वर्त से उनको कहते हैं। और ये बड़ा आसान है, नासिका जिनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे अंग, ये हमारी अंग है, इसके ऊपर ये बिंदी है ना, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार बोलते हैं इसको, अनुस्वार बोलते हैं। और ये तब लगता है जब ये लास्ट वाले सभी स्पर्श व्यंजन के लास्ट के हैं, ये सारे ग, या, अण, न, म, ये आए और आधे आए, तब जाके ये बिंदी लगती है, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है। और ये आपके जो थे हमने अभी इनको किया, उच्चारण स्थान के आधार पर इनका वर्गीकरण हमने किया। अब एक प्रश्न आता है कि ये हमारा अनुस्वर है, ये हमारा अनुनासिक है। ठीक है, ये अनुनासिक। अनुस्वर में उच्चारण करते समय जो हवा है वो नाक से निकलती है, और अनुनासिक में उच्चारण करते समय हवा जो है मुख यानी मुंह और नाक दोनों से निकलती है। ये अंतर है पहला। दूसरा कहता है कि इसकी अपनी कोई ध्वनि नहीं होती, इसकी अपनी ध्वनि होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो होता है ये विशेषण के रूप में कार्य करता है और ये संज्ञा के रूप में कार्य करता है, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात अब आता है हमारा प्रयत्न के आधार पर हमारे स्वर और व्यंजन। प्रयत्न के आधार पर कैसे हैं वो जरा हम देखेंगे। पूछा जाता है कि अघोष में क्या पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत अघोष, अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण, सघोष, अल्पप्राण, सघोष, महाप्राण, नासिके, सघोष और अल्पप्राण। अब देखते हैं सबसे पहले जो चीज है वो हमें जाननी जो जरूरी है, वो क्या जरूरी है वो हम देखते हैं। अघोष क्या होता है? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, यानी जब हम व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि जो स्वर तंत्र होते हैं उनके अंदर किसी प्रकार का कोई कंपन नहीं होता। घोष मतलब घोषणा, मतलब कोई कंपन नहीं होता, तो वहां होता है अघोष व्यंजन। अल्पप्राण, जिन व्यंजनों का जिन ध्वनियों का उच्चारण जब हम करते हैं तो श्वास की जो मात्रा, यानी अल्प मतलब कम, प्राण मतलब श्वास की मात्रा, जो श्वास की मात्रा बहुत कम होती है तब उसको हम अल्पप्राण कहते हैं। ऐसे ही महाप्राण, जब जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास की मात्रा बहुत ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है तो महाप्राण वो ध्वनियां होती हैं। ऐसी सघोष, सघोष कौन से होते हैं? सघोष जिन ध्वनियों का हम उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में घोष मतलब कंपन होता है, उसको हम सघोष ध्वनि कहते हैं। और ऐसे ही महाप्राण, महाप्राण क्या वो अभी हमने बताया था, जिन ध्वनियों के उच्चारण में ज्यादा श्वास उच्चारण करते समय ली जाती है, ज्यादा श्वास का प्रयोग किया जाता है, उनको हम महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, याद करना होगा। तो कैसे याद करना होगा वो हम देखेंगे कि जो याद करने का अघोष जो होते हैं हमारे अघोष व्यंजन ध्वनि जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो हमारी अघोष ध्वनि पहली, ये वर्ग जो होता है ना अघोष, देखिए क ख अघोष है, ट ठ अघोष है, यानी पहले दो जो हमारे हैं वो अघोष में आए हैं। इसके अलावा कौन से अघोष में आए हैं? हमारे तीनों से, और ये ख के नीचे नुक्ता बिंदी जो है ये उस ख से अलग है। ये ख के नीचे नुक्ता बिंदी उन शब्दों में लगती है जो शब्द बाहर से, जैसे अरबी भाषा से आए हैं,
या किसी और फारसी भाषा से आए हैं जिन पे जोर दे के बोला जाता है, उन शब्दों के ख के नीचे बिंदी लगती है, इसको नुक्ता बिंदी बोलते हैं। ये भी हमारा किस में चला गया? अघोष व्यंजन के अंदर चला गया, देख लीजिए। और इसके अलावा फ भी अघोष में चला गया। तो याद करेंगे तो क्या है कि जो कि हमारे जो व्यंजन होते हैं उन वर्ग में पहले दो, पहला और दूसरा, वो हमारे किस में आते हैं? अघोष में आते हैं। और बाकी जो वर्ग में तीसरे नंबर पे है, फिर इसके बाद चौथे नंबर वाला है, पांचवें नंबर, वो तीनों सघोष ध्वनियां होती हैं। पहले दो अघोष और बाद के तीन सघोष ध्वनियां होती है। फिर आता है स पे, हम डिस्कस करें तीनों स अघोष में जाएंगे। और इसके अलावा फ और ख एक तो ये ख तो है, साथ में नुक्ता बिंदी वाला भी, तो फ इसी में आएगा, किस में आएगा? अघोष में। इसके अलावा हम देखते हैं हमारा सघोष हो गए लास्ट के तीन, अघोष हो गए पहले दो। और इसके पश्चात आता है अल्पप्राण, जिनके उच्चारण में बहुत कम सांस प्रयोग में लाई जाती है, यानी कम सांस प्रयोग में लाई जाती है, वो अल्पप्राण होते हैं। यानी अब हम इनको समझेंगे अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं। जरा इसको साफ कर देते हैं। 1 3 5 ये फॉर्मूला है अल्पप्राण का। 1 3 5 ये वर्ग है। तो पहला वर्ग, पहला 1 3 और 5, पहले नंबर, तीसरे नंबर और पांचवें नंबर, ये हमारा हो गया अल्पप्राण। इसका सीधा सा फॉर्मूला ये है, अल्पप्राण यानी अभाज्य संख्या। 1 3 5 अल्प में अ, अभाज्य में अ, तो 1 3 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 1 3 5 अल्पप्राण, अल्प में अ, अभाज्य में अ। तो सीधा से याद करने का तरीका है 1 3 5 वर्ग में पहला नंबर वाला, पहले नंबर के ये सारे हो गए, ये तीसरे नंबर के ये सारे हो गए, और फिर ये 5 के नंबर के सारे हो गए। ये सारे हमारे अल्पप्राण हो गए। अब महाप्राण में कौन से रह गए? महाप्राण, जैसे महा, महा में मैं है, ये मैं 4 के जैसा बन रहा है, तो ये क्या हो गया? हमारा भाज्य संख्या। तो जो भाज्य संख्या जिसमें है वो किस में चले गए? महाप्राण में। तो मैं भाज्य जैसे दिखाई दे रहा है। तो अब ध्यान रखना, भाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी? 2 4 वगैरह ऐसी होती है। तो 2 और 4, तो दूसरे नंबर की लाइन और चौथे नंबर की लाइन ये किस में चले गए? हमारे महाप्राण के अंदर चले गए। ये सीधा सा तरीका है। और ये तो हो गए पांचों के हिसाब से। अब हमने स किस में कर लिए थे? स अघोष में कर लिए थे। अब महाप्राण में भी ये स आएंगे, तीनों स। और सघोष में हमारे य र ल व आए थे, और ये अल्प प्राण में आएंगे। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ग ज, ये भी ग इसमें आ गया, और जय नुक्ता बिंदी वाला आ गया, ठीक है। और इसके अलावा ये ज इसमें आ गया, ये नुक्ता बिंदी वाला आ गया। ये उच्छिप्त ड है, उच्छिप्त ड जो है ये भी किसमें आएगा? अल्पप्राण भी है और सघोष भी है, और ये रहता भी हो गया। इसके अलावा ह जो है वो स से अलग गया है। स तो चले गए अघोष में और महाप्राण में, और ये ह चले गया सघोष में और महाप्राण तो है, महाप्राण तो है ही। और इसके अलावा ये क्या है? अघोष नहीं है बल्कि सघोष है। और ये ध्यान रखना, ये जो उच्छिप्त थे ड ढ, तो ड इसमें गया, ढ इसमें चला गया। ये हमें थोड़ा प्रयास करके याद करने होंगे। तो आज हमने इनको अपने स्तर पर जानने की जो कोशिश की है, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ तो आपको इस विषय में समझ आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो आज प्रयास है ये निश्चित रूप से जो है आपकी मदद करेगा। आगे इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे, और आप लोग इतना ही सहयोग कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे नया टॉपिक लेके आएंगे, हम करेंगे जरा धीरे, लेकिन चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे। आप थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।